हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। मैं मनीष शुक्ला डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में जो हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इस चैप्टर का आधा हिस्सा हम लोगों ने पिछली क्लास में देख लिया था, यानी प्रकाश के परावर्तन की पूरी कहानी समाप्त हो गई थी। अभी की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रकाश के अपवर्तन की सारी कहानी। बहुत ही शानदार धमाकेदार क्लास होने वाली है। प्रकाश के परावर्तन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। तो आइए शानदार तरीके से आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, अपनी कॉपी पेन लिए रहिएगा, क्योंकि अगर आप कॉपी पेन में नोट करते चलेंगे हमारे साथ, नो डाउट वो ज्यादा इफेक्टिव होगा आपके लिए। आपके दिमाग में सारी बातें आसानी से जा सकेंगी। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन हमें मुख्य रूप से देखना है, जो कि चैप्टर नंबर 10 का आधा हिस्सा है। इसमें क्या बातें करनी है जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, अपवर्तन को समझेंगे हम। इसमें अपवर्तन के अलावा हमें इस चैप्टर में पढ़ना है उत्तल लेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है इसमें। दर्पण में कौन सा दर्पण इंपॉर्टेंट था, जरा लिखिएगा। दर्पण में मुख्य कौन सा था? कोई बता पाएगा? कोई बता पाएगा? तो साहब, दर्पण की अगर अपन बात करते हैं तो दर्पण में जो मुख्य इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी अवतल दर्पण। लेकिन अगर लेंस की बात करेंगे तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वो होगा क्या? तो वो होगा आपका उत्तल लेंस। आज की कहानी बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। क्या है प्रकाश का अपवर्तन? जरा ध्यान से सुनिएगा, एक बार में बात समझ में आएगी। कुछ नहीं करना, ये जितना कुछ लिखा है 1 मिनट में बात समझ में आ जाएगी। एगो मान लीजिए कांच का गिलास है आपके पास। ध्यान से सुनिएगा सारी कहानी को। ये आपके पास कांच का गिलास है एक। इस कांच के गिलास में मैंने पानी भर दिया। ये क्या भर दिया मैंने? इसमें पानी भर दिया। अब मैंने ऐसी एक पेन लिया और इस पेन को इसके अंदर डिप किया। तो डिप जब किया तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जब पानी में आ गई तो हल्का से ये बेंड ऐसी दिखाई पड़ेगी। पेनवा तनी मनी मुड़ी हुई सी दिखाई पड़ेगी। नहीं विश्वास, अभी करके देख लीजिएगा क्लास के बाद। वो क्यों मुड़ी हुई दिखाई पड़ रही है? यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। बोलो राजी खुशी। पक्की बात है? आओ परिभाषा के द्वारा इसको थोड़ा और देखते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है, ध्यान से सुनिएगा, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। अब बात को समझो और क्या कहना चाहता है। देखो, जो प्रकाश की चाल आपको कल बताई गई थी कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी, निर्वात में कितनी, अगर आप लोगों ने कल की क्लास ईमानदारी से की होगी तो आपको चाल पता होगी। निर्वात में प्रकाश की चाल साहब ये होती है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये निर्वात में प्रकाश की चाल है। अब दो तरह के माध्यम होते हैं, पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं। अब माध्यम, जरा ध्यान से सुनिएगा। जो माध्यम होता है वो दो तरह का होता है। एक को कहते हैं विरल माध्यम, विरल माध्यम, और एक को कहते हैं सघन माध्यम। इंग्लिश वाले इसे मीडियम कहते हैं। विरल को, सघन को डेंसर कहते हैं। डेंस मीडियम है ये, और ये रियल है, रियर मीडियम है ना। रियर मीडियम और डेंसर मीडियम, ठीक है। अच्छा, अब अगर कहानी में आपसे कहूं कि इसमें हमको बात क्या करनी है, हमको इसमें कहानी देखनी क्या है, विरल माध्यम कौन सा होता है, इसको हल्का से आप रिलेट कर सकते हैं। हल्का, हल्का माने जिसका घनत्व कम हो,
जिसका घनत्व क्या हो, कम हो, ठीक है, उसको विरल कहेंगे। और सघन का मतलब क्या है कि जिसका घनत्व ज़्यादा हो, भारी समझ लीजिए इसको ऐसे, भारी, या यूं कह दें कि जिसका घनत्व क्या हो, जिसका घनत्व क्या हो, ज़्यादा हो। अगर घनत्व ज़्यादा है तो उसको सघन मीडियम कहेंगे, अगर घनत्व कम है तो उसको विरल माध्यम कहेंगे। पक्की बात है। अब मुझे बताइए आप, यहां पे मैं ले लूं वायु और यहां पर ले लूं पानी, घनत्व किसका ज्यादा होगा? तो सर पानी का घनत्व ज्यादा होगा। पक्की बात है। अगर पानी और वायु में देखें तो सघन कौन और विरल कौन? तो साहब ये विरल माध्यम कहलाएगा। और ये कैसा माध्यम कहलाएगा? सघन माध्यम कहलाएगा। सघन और विरल हमेशा एक दूसरे के तुलना में आते हैं। जैसे मैं कहूं कि गोलू लंबा है, तो किससे लंबा है? या तो मैं खुद से तुलना करूं कि मुझसे लंबा है, या टोनू से तुलना करूं कि टोनू से लंबा है, कि दुनिया के हर इंसान से तुलना करूं कि दुनिया के हर इंसान में सबसे लंबा है। तो कहीं ना कहीं तुलना की भाव आ रही है, ठीक है। उसी प्रकार से विरल और सघन भी एक दूसरे से तुलना में ही आते हैं कि कौन, बात समझ आ रही है, किससे, बात समझ आती है। अब जैसे मैं बात करूं, पानी है और दूसरा ले लेते हैं कांच है, कांच है, पानी है और कांच है, तो कौन ज़्यादा भारी है, मतलब किसमें डेंसिटी ज़्यादा है, किसमें घनत्व ज़्यादा है? तो बताया गया कि सर कांच का घनत्व ज़्यादा है। इस कंडीशन में पानी विरल होगा और कांच सघन होगा। पक्की बात है, पक्की बात है। इतनी बात क्लियर हो गई, सघन विरल बनाने क्लियर हो गया। अब बता लेंगे किसी को भी। आइए आगे की कहानी को देखते हैं। आगे क्या लिखा है? इस परिघटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश अपवर्तन के कुछ उदाहरण, जैसे प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल का तल वास्तविक स्थिति से विस्थापित हुआ प्रतीत होता है। पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल वायु तथा पानी के अंतरा पृष्ठ पे टेढ़ी प्रतीत होती है। यही एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया। कांच के गिलास में पड़े नींबू वास्तविक आकार से बड़े प्रतीत होते हैं, है ना। कागज पर लिखे शब्द गिलास स्लैब से देखने पर ऊपर उठे हुए दिखाई पड़ते हैं। ये सब किसका उदाहरण है? अपवर्तन का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। अब ये देखिए, ये लिया गया है, एक कांच लिया गया है यहाँ पे, ठीक है, एक कांच का टुकड़ा है और यहाँ कोई किरण आ रही है। तो जब किरण आ रही है तो आने वाली किरण थोड़ा सा बेंड हो जाती है, थोड़ा सा बेंड हो जाता। जाना कहाँ था इसको? इसको जाना इस रास्ते पे था, लेकिन थोड़ा सा झुक गई। अब एक चीज, एक नियम है, एक नियम है, ध्यान से सुनिएगा। जब कोई किरण विरल से, जब कोई किरण विरल से सघन की ओर जाती है, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई किरण विरल से सघन की ओर जाती है तो वो हमेशा अभिलंब की ओर झुकती है। अभिलंब की ओर झुकती है। दूसरा पॉइंट क्या बता दूं यहीं पे आपको लगे हाथ, कि अगर कोई किरण सघन से विरल की ओर जाती है, सघन से विरल की ओर जाती है, ऐसी कंडीशन में अभिलंब से दूर जाती है। ये दो नियम याद रखेंगे, अभिलंब से दूर जाती है, ठीक है। अब देखिए इसमें, ये वायु है, इधर क्या है? वायु है। तो वायु से कहाँ जा रही है? कांच में, यानी वायु हल्का है तो ये विरल माध्यम है, ये क्या है? सघन माध्यम है। तो हल्के माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो ये जानी थी इधर, चली गई इधर, और ये इस पे खींचा गया अभिलंब है। तो ये अभिलंब की ओर झुकी हुई है। जाना था इधर लेकिन आ गई इधर, अभिलंब की ओर झुकी हुई है। क्यों? क्योंकि ये विरल से सघन में जा रही है, विरल से सघन में जा रही है, तो कहाँ जाएगी? अभिलंब की ओर जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए यहीं से इसको निकलना हो, कहाँ?
वापस निकलना हो तो देखिए यहाँ पे ये निकलती हुई दिखाई दे रही है। अब इसको निकलना है तो ऐसी परिस्थिति में किरण आ रही है ये वाली और ये इसका नॉर्मल है, अभिलंब है, तो इसको जाना कहाँ चाहिए था, जाना कहीं इधर चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा उससे दूर हट के निकलती है। पक्की बात है, पक्की बात है। ओके साहब, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। जरा ध्यान से देखते रहिएगा एक एक बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। अब बात आती है किसके लिए, अब बात आती है किसके लिए, तो अपवर्तन के कौन कौन से नियम हैं, जरा इसके लिए भी बात कर ली जाए। अपवर्तन के भैया जैसे परावर्तन के हमने कितने नियम पढ़े, परावर्तन के हमने 2 नियम पढ़े थे। कौन सा नियम पढ़ा था, एक पढ़ा था हमने कोण I इजकल टू कोण R, एंगल I बराबर एंगल R, या आपतित किरण बराबर आपतित कोण बराबर परावर्तित कोण, ये पढ़ा था। दूसरा नियम क्या पढ़ा था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये 2 नियम पढ़े थे। वही 2 नियम यहाँ पे हैं, बस एक छोटू सा चेंज के साथ। दूसरा नियम तो सेम टू सेम है, पहला वाला देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। बात सेम है, दूसरी कहानी थोड़ी सी चेंज है। क्या बोलता है, प्रकाश के किसी निश्चित रंग निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है, इसी नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि स्नेल का नियम क्या है, स्नेल का नियम। तो सबसे पहली बात क्या लिखेंगे कि यह किसके लिए दिया गया था, तो प्रकाश के अपवर्तन के लिए यह दिया गया था, प्रकाश के अपवर्तन के लिए। क्या बताया गया इस नियम में, इस नियम में बताया गया कि आपतन कोण की ज्या, आपतन, बस ऐसे लिख दीजिएगा, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तित कोण, अपवर्तित कोण की ज्या, ज्या माने साइन, का अनुपात एक नियतांक होता है, नियतांक होता है। बस स्नेल का नियम खत्म। क्या लिखना है, स्नेल का नियम हेडिंग बनाएंगे, लिखेंगे यह नियम प्रकाश के अपवर्तन के लिए दिया गया। इस नियम के अनुसार डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिखेंगे, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। अब ये लिखा हुआ है साइन I बटे साइन R बराबर स्थिरांक। बोलो राजी खुशी, समझ में आ गया, इसी को स्नेल का नियम कहते हैं। पक्की बात है, ओके। अब यहां पे लिखा हुआ है कुछ, जरा ध्यान से देखिएगा। अपवर्तनांक के लिए कॉपी में नोट करते रहिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी नहीं होनी चाहिए। आप लाइक करिए अभी के अभी, अपने 5 से 7 फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिए, और अगर चैनल पे नए आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा, जिससे आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहले पहुंच सके। पक्की बात है, ओके। आगे बढ़ेंगे। अब लिखा है अपवर्तनांक के बारे में, क्या लिखा है, अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। ये इसी से आया है, स्नेल के नियम से ही आया है। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, जैसे मैं अगर कहूं कि ये स्लैब था हमारा कांच का, और यहाँ से कोई किरण आई और आने के बाद ये इस पे अभिलंब है, जानी चाहिए थी इधर, लेकिन थोड़ा सा ये इधर होके निकली, ठीक है। तो एक माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, यानी वायु में प्रकाश की चाल क्या है, और कांच में प्रकाश की चाल क्या है, तो भैया वायु से कम होगी, वायु से कम होगी। कांच में प्रकाश की चाल वही लिखा है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल,
और इनका अनुपात किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। यही अपवर्तनांक है। पक्की बात है। चलो साहब, अब इसको कैसे लिखते हैं, इसी बात को लिखने का तरीका है। लिखा है माध्यम 2 में प्रकाश की चाल 1 की अपेक्षा। बात बराबर है। क्या लिखा है, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, ऐसे लिखा जाता है। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे आपका मन वैसे आप लिखिए, कोई काटने वाला नहीं है ना। आप 1 और 2 लिखिए तो इसमें क्या बताएगा, माध्यम 2 का अपवर्तनांक, पहले इसको बोलेंगे किसकी तुलना में, माध्यम 1 की तुलना में। अगर मान लीजिए पहले एक को लिखना हो कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल माध्यम 2 की अपेक्षा, तो क्या लिखेंगे उसको, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल 2 की अपेक्षा। पक्की बात है। ओके साहब, चलिए ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब इसी बात को आगे कैसे लिखा है, लिखा है इसको N21 क्या हो गया, V1 बटे V2, यानी एक माध्यम में चाल, चाल बने वेलोसिटी, एक माध्यम में चाल बटे दूसरे माध्यम में चाल। ठीक है, अब क्या लिखा है N12, यानी पहले के लिए दूसरे के सापेक्ष, लिखा है माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक N12 से निरूपित करते हैं। और इसके लिए अगर 2 1 लिखे तो इसके लिए 1 2 लिखेंगे, V2 अपान V1 हो जाएगा। दूसरे माध्यम का पहले के सापेक्ष, पहले का दूसरे के सापेक्ष, इस तरह बात कर रहा है। अब निरपेक्ष अपवर्तनांक एक हेडिंग है, जरा इसको भी ध्यान से देख लीजिए भैया। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, दो माध्यमों में से, बात को ध्यान से सुनिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, दो माध्यमों में से अगर एक माध्यम क्या हो, दो माध्यमों में से अगर एक माध्यम वायु हो, क्या लिखा है, यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु है तो तब 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यानी दो माध्यमों में से कोई एक अगर वायु है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा, वायु या निर्वात दोनों बातें हैं। अगर वायु या निर्वात नहीं है तो वो निरपेक्ष अपवर्तनांक नहीं कहलाएगा। अब इसको कैसे लिखते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक n बराबर c बटा v। c क्या है, प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल है। ठीक है, और कहां पे प्रकाश की चाल है तो बताया गया निर्वात में। और ये v कह लीजिए, न्यू कह लीजिए, ये भी प्रकाश की चाल है लेकिन किसी दूसरे माध्यम में, दूसरे माध्यम में। अब वो दूसरा माध्यम कुछ भी हो सकता है, पानी हो सकता है, कांच हो सकता है, हीरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दूसरे माध्यम में, लेकिन ये C किसके लिए है, प्रकाश की चाल निर्वात में। पक्की बात है। और C की वैल्यू अभी भी बताया मैंने, कल भी बताया था, C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बोलो राजी खुशी, राजी खुशी। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आगे क्या लिखा है, हीरे का अपवर्तनांक भैया सर्वाधिक होता है ना। हीरे का अपवर्तनांक कितना बताया जा रहा है, 242 है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रकाश की चाल का 100-242 गुना कम, यानी प्रकाश की चाल कितनी, 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का 242वां भाग अगर कर दिया जाए तो जो निकलेगा अपवर्तनांक वो किसका निकलेगा, हीरे का निकलेगा। पक्की बात है। ओके साहब, आगे प्रकाशिक सघन माध्यम बता ही दिया, विरल माध्यम बता ही दिया। विरल क्या है, हल्का, सघन क्या है, गाढ़ा या डेंस या जिसका घनत्व ज्यादा हो। ठीक है, ये सघन विरल की पहचान करा रहा आपसे। अब बात हो जाएगी गोलीय लेंस की, जरा ध्यान से सुनिएगा। गोलीय लेंस की कहानी, गोलीय लेंस का मतलब क्या है, जैसे देखिए, एक खोखला गोला ये है, दूसरा खोखला गोला ये है। मैंने इन दोनों गोला को एक के ऊपर रख दिया, लेकिन ऐसा रखा कि कुछ ही हिस्सा इसका ऊपर आए। ठीक है, चलिए मैंने इन दोनों को मिलाया तो एक गोला ये वाला और एक गोला ये वाला। जो इतना एरिया मिल रहा है आपको, जो इतना एरिया मिल रहा है आपको, ये
इतना एरिया क्या कहलाएगा, तो बताएगा यही लेंस कहलाएगा। बात को समझ गए, बात को समझ गए। ये बात हो गई इसकी। अच्छा साहब, अगर ये मान लीजिए, अगर मैं बात करूं, सॉरी, अगर मैं बात करूं ये लेंस की, तो लेंस भैया मुख्य रूप से दो प्रकार का आपको जानना है। एक जानना है किसके बारे में, उत्तल लेंस के बारे में, और एक जानना है आपको किसके बारे में, अवतल लेंस के बारे में। सीधा सीधा आपके एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूं, कोई और चीज मत सोचिएगा, है ना। सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम में टारगेट करना है, बेहतरीन से बेहतरीन मार्क ले आने हैं, उसी के लिए आप तैयारी कर रहे हो। दैट्स द फाइनल रिवीजन यू आर गेटिंग। बात खत्म, पक्की बात है। ओके, तो एक बात बताया उत्तल, दूसरा अवतल। अवतल के लिए कैसे होता है भैया, तो ये आपका अवतल है। आपसे दोनों में अंतर पूछेगा तो सिर्फ बहुत महत्वपूर्ण एक अंतर बताएंगे जो इसकी संरचना में है कि इसमें बीच में क्या होता है, चौड़ा भाग होता है, यानी मोटाई ज़्यादा होती है, और ऊपर और नीचे मोटाई इसकी क्या होती है, कम होती है। जबकि इसमें क्या होता है कि बीच में मोटाई कम होती है, ऊपर और नीचे मोटाई इसकी ज़्यादा होती है। ये अवतल लेंस है और ये उत्तल लेंस है। बोलो समझ गए, बोलो समझ गए। एक बार बता देना आँख में कौन सा लेंस है, बढ़ेंगे हम आगे। आँख में कौन सा लेंस है, हम बढ़ेंगे आगे की ओर। ये लिखा हुआ है उत्तल और अवतल में डिफरेंस क्या है भैया, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ठीक है। यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, बता ही दिया। इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी मतलब एक जगह ले आकर के मिला देगा। जैसे मैं अगर कहूँ कि ये इसका, अगर मान लीजिए यहाँ से कोई किरण आई, इस प्रकार से कोई किरण आ रही है, तो ये किरणों को क्या करेगा, एक जगह पे मिलाने का काम करता है। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। लेकिन अवतल लेंस क्या करता है, ये अपसारी लेंस है। जैसे ये इसका प्रकाशिक केंद्र है, मान लीजिए यहाँ से आने वाली जो किरण है, मान लीजिए 3 किरणें इसमें भी ले रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इन किरण, जो किरणें यहाँ से निकलेंगी तो ये इस दिशा में फैलती हुई दिखाई पड़ेंगी। बात समझ रहे हैं, इसमें फैलाव होगा, ठीक है। अपसारी लेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, और इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। पक्की बात है, कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। अब बात करेंगे आगे, इससे ज़्यादा आपसे कुछ खास नहीं पूछेगा, बस इतनी बात फिगर याद रखिएगा, जितना बोलें उतना तैयार करते चलना मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया जाएगा। अब जो इम्पॉर्टेंट है, उत्तल लेंस से किरण आरेख का बनने के नियम, वही 3 नियम आपको याद रखने हैं। पहला नियम क्या बताया गया था, तो बताया गया कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो कहाँ से होकर के जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। दूसरा नियम क्या बताया गया था कि फोकस से होकर जाने वाली किरण कहाँ से होकर चली जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम क्या बताया गया था कि अगर प्रकाशिक केंद्र से कोई किरण जा रही है, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली कोई किरण है, तो वह उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। ये 3 नियम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। इन्हीं 3 नियम को फॉलो करके इसका इमेज बनाना है आपको। राजी खुशी, चलें आगे। ओके, ये इसमें लिखा हुआ है कि बिंब के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरेगी। चलिए ये देखिए, समांतर आ रही है, कहाँ से होके गुजरेगी, फोकस से होके गुजरेगी। पहला नियम ये हो गया। दूसरा नियम, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसको भी देख लें यहाँ पे इमेज में। एक एक चीज़ क्लियर करते चलना, बता दे रहे हैं पहले। चलिए क्या कह रहा है, ये देखिए इसका मुख्य अक्ष है, ठीक है, और मुख्य अक्ष में बताया गया कि फोकस से होकर जाने वाली किरण कहाँ से होकर जाएगी, अपवर्तन के पश्चात, तो इसके समांतर हो जाएगी। पक्की बात है, पक्की बात है। और तीसरी बात क्या कह रही है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत हो जाती है, यानी ये प्रकाशिक केंद्र से होकर गई तो इधर निकल जाएगी।
अब प्रकाशिक केंद्र क्या है, प्रकाशिक केंद्र क्या है, देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये गोला था, ये गोला था, ठीक है। तो इस गोले का केंद्र कहीं यहाँ पे, इस गोले का केंद्र कहीं यहाँ पे, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो पॉइंट होगा, इनका जो मध्य बिंदु होगा, इसी को प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। पक्की बात है, पक्की बात है, ओके। अब विभिन्न स्थितियों की बात हो जाए, कौन कौन सी स्थितियां हैं इसके लिए। तो सबसे पहली उत्तल लेंस के लिए स्थिति दे रहा है कि अगर अनंत पे हो तो बताया गया F2 पे बनेगा। F2 देखिए दो चीज़ें हैं, एक है F1 और एक है F2, ध्यान से सुनिएगा। इसका कोई केंद्र है, इसका कोई केंद्र है, इसको मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष हो गई, ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो गई। अब इसके मुख्य, ये केंद्र है ना, तो केंद्र मतलब C है, और ये इसके लिए पोल है, इस गोले के लिए ये पोल है P, तो इसके और इसके बीच में कहीं पे फोकस यहाँ पर होगा, ठीक है, ये फोकस है, इसको बोला गया F1 बना लिए या F2 बना लीजिए। अगर दूसरी साइड ले लें तो इसके लिए ये अगर केंद्र है, तो इसके लिए केंद्र अगर ये है आपका, तो यहाँ से यहाँ तक का पोल ये है, तो इसके लिए कहीं F यहाँ पे आएगा, तो ये जो दूरी है ये क्या बोला जाएगा, F2 बोल दीजिए, या तो इसको F1 बोल दीजिए, इसको F2 बोल दीजिए। लेकिन चूंकि इमेज हमेशा इधर से इधर बनता है, इस वजह से हम हमेशा इधर की ही गणना करेंगे, इसी फोकस के बारे में बातचीत की जाएगी। पक्की बात है, जिसको आप F1 लिखिएगा उसको F1 ही लिखिएगा, जिसको F2 लिखिएगा उसको F2 ही लिखिएगा। पक्की बात है। अच्छा जी साहब, तो कहाँ पे बनेगी, F2 पर बनेगी। कैसी बनेगी, अत्यधिक छोटी, आभासी और उल्टा बनेगी। 2F1 से परे, यानी 2F1 के पहले रखी हो तो कहाँ बनेगी, F2 और 2F2 के बीच बनेगी, ठीक है। छोटी बनेगी, वास्तविक तथा उल्टी बनेगी। 2F1 पे अगर है तो 2F2 पर बनेगी समान साइज की, वास्तविक तथा उल्टा बनेगी। F1 तथा 2F1 के अगर बीच है तो 2F2 से परे विवर्धित यानी बहुत बड़ी बनेगी, वास्तविक तथा उल्टा बनेगी। फोकस F1 पे है तो अनंत पे बनेगी, अत्यधिक बड़ी बनेगी, वास्तविक तथा उल्टा बनेगी। ज़्यादातर कंडीशन आप क्या देखेंगे, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। सिर्फ दो कंडीशन आपसे पूछी जाएगी, इसमें से शायद कुछ भी ना पूछा जाए। क्या पूछा जाएगा, पहली कंडीशन और आखिरी कंडीशन, जहाँ पे आभासी सीधा और आभासी उल्टा बनने के चांस है। तो कहाँ पे रखा होगा, फोकस केंद्र, फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी होगी, और दूसरा अनंत पे। सिर्फ यही दो आपसे एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। क्यों, क्योंकि ये दोनों बाकियों से डिफरेंट हैं। पक्की बात है। अब एक एक को देख लिया जाए। चलिए एक एक इमेज देख लिया जाए किस प्रकार से बनता है। ये किरण आरेख है, ध्यान से जरा देख लीजिए इसको। छेव है ना, छेव एक ही में है ना। क्या कहानी है इसकी, देख लीजिए। ये यहाँ से जा रही है किरण, ठीक है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ठीक है। जाने वाली सभी किरणों को ये क्या करेगा, एक जगह पे मिलाएगा। जहाँ मिलाएगा वहीं पर क्या बनता है भैया, वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। दूसरी कंडीशन क्या ली, कहाँ से आ रही है ये अनंत से आ रही है, अनंत से आने वाली किरणें हैं। कहाँ पे बनेगा इमेज, F2 पर इमेज बनेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये 2F1 है, इस 2F1 पे रख दिया, 2F1 का मतलब उसके सेंटर पे। अब यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण समांतर जा रही है, तो कहाँ से होके जाएगी भैया, तो ये फोकस से होके जाएगी। और दूसरी किरण ले लिया जो इसके प्रकाशिक केंद्र से होके जा रही है, तो उसी माध्यम में सीधा निकल जाएगी। जिस जगह पे ये काटेगी उसी जगह पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। दूसरी कंडीशन, ये इमेज कहाँ रखी है, वस्तु कहाँ पर रखी है, तो बताया गया अनंत और किसके बीच में, 2F1 के बीच में, 2F1 के मध्य, ठीक है। अगली बात क्या कह रहा है कि जब 2F1 पर ही इमेज रख दिया, कहाँ रख दिया, 2F1 पे ही रख दिया, ऐसी परिस्थिति में समांतर चलने वाली किरण कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण प्रकाशिक केंद्र के सीधा निकल जाएगी, और जिस जगह पे कटेगी
उसी जगह पे प्रतिबिंब बनेगा। तो कहाँ पर, कहाँ से आ रही है ये, तो बताया गया ये 2F1 पे रखा है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दूसरे के अनंत साइड में, मतलब C2 के परे बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर लिखा हुआ है C1 और F1 के बीच में रखा हो या 2F1 और F1 के बीच रखा हो, तो यहाँ से जाने वाली केवल दो चीजें आप लेंगे, सारा डायग्राम खुद बनाएंगे। कैसे, बस इतना जानिएगा कि वस्तु कहीं भी हो, वहां से निकलने वाली एक किरण आप समांतर लेंगे और दूसरी प्रकाशिक केंद्र से। जहां पे ये दोनों मिल जाए, अब ये भी जाएगा तो कहीं ना कहीं इधर कटेगी, जिस जगह पे ये कटेगी बस वहीं पे इमेज बनेगा। बस यही फंडा अपनाइए, सबका रिजल्ट आ जाएगा, 5-6 फिगर बन जाएगा आपका। पक्की बात है, पक्की बात है, प्रैक्टिस करिएगा, जरूर बनेगा, गारंटी देता हूं। लेकिन यही दो फिल कंडीशन मत भूलिएगा कि अगर समांतर ले जाइएगा तो दूसरे साइड फोकस से होकर जाएगी, और अगर प्रकाशिक केंद्र से होकर जाए तो सीधा निकल जाएगी। बस ये दो किरण लीजिएगा, बस, ज्यादा कुछ नहीं। पक्का, ओके। अगला क्या है भैया, अगला देख लिया जाए। सेम कंडीशन देख लीजिए, लिया है फोकस से, कहां से होकर जा रही है, समांतर गई तो फोकस से वापस चली जाएगी, और दूसरी प्रकाशिक केंद्र से जा रही है, नहीं मिलेगी तो अनंत पे कहीं जाके मिलेगी, अनंत पे कहीं जाके मिलेगी। अगर मान लीजिए कि ये कोई भी कंडीशन लीजिए, वस्तु आपकी यहाँ रखी है, यहाँ से जाने वाली प्रकाशिक केंद्र से, तो ये कहाँ निकल जाएगी, फोकस से होकर जाएगी और दूसरी प्रकाशिक केंद्र से होकर निकलेगी। पीछे कहीं बढ़ाने पे ये मिलती हुई यहाँ प्रतीत हो रही है, तो ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा भैया, आभासी बनेगा, क्योंकि मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मिल नहीं रही है। पक्की बात है, ओके। बहुत काम करना है अभी आपके लिए। अब अवतल लेंस के लिए किरण आरेख नहीं पूछा जाएगा, बता दे रहा हूं पहले ही, फिर भी एक बार रीड कर लीजिएगा, मुझे पता है नहीं पूछा जाता। ठीक है, ओके, बढ़ेंगे आगे की ओर। क्या लिखा है चलिए पढ़ भी देते हैं एक बार, है ना, पढ़ भी देते हैं। उत्तल लेंस के लिए किरण आरेख बनाने के नियम, बिंब के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात चित्र में दिखाए गए लेंस के उसी ओर स्थित मुख्य फोकस से अपसारित होती है। जैसे यहाँ गई तो ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से ये फैल जाएगी, इसको पीछे की ओर कहीं बढ़ाया गया तो ये यहाँ पे आ रही है, जहाँ पे ये मिल रही है वहीं पे इमेज बनेगा। ठीक है, ठीक है, पक्की बात है, ओके। आगे क्या भैया, दूसरा नियम, दूसरा नियम भी देख लिया जाए। कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष से गुजरने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होती है। ये यहाँ से कोई किरण आई, देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए ये कोई किरण आ रही है ना, तो ये इस डायरेक्शन में फैल जाएगी। जब इस डायरेक्शन में फैल रही है, इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे ये पीछे की ओर मिलेगी इसी जगह पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। अगली बात क्या है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण सीधा बिना विचलित हुए उसी मार्ग में वापस, नियम वही है, नियम में कोई दिक्कत नहीं है ना, और ये इसकी स्थिति दी गई है, बस एक ही स्थिति इसकी मुख्य रूप से याद रखना है, और वो क्या स्थिति है कि इमेज कहीं भी अनंत पर, देखिए ये अनंत पर रखा है, अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें हमेशा क्या चलती हैं, समांतर चलती हैं, 75 बार बता चुका हूँ। यहाँ से टकराने के बाद ये आपतित होने के बाद विचलित हो गई, डाइवर्ट हो गई, डाइवर्जन हो गया, अपसारण हो गया, जिसकी वजह से कहीं पीछे मिला रहे हैं इसको, तो ये F1 पे यहाँ पे कट हो रही है और इसी जगह पे इसका इमेज बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा। अनंत पर रखा है कोई ऑब्जेक्ट तो फोकस F1 पर, फोकस F1 पर अत्यधिक छोटा, आभासी तथा सीधा बनता है, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र 0 के बीच में, इसके और इसके बीच कहीं भी प्रतिबिंब सदाबहार केस है, कोई दिक्कत नहीं, तो छोटा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। इसके लिए इमेज बना के दिखाया है, देख सकते हैं आप, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है भैया, ये देखिए ये 2F1 है, यानी कि सेंटर है, और यहाँ पे रखी है वस्तु,
वस्तु से चला सीधा तो सीधा जाने वाला फैल जाएगा, पीछे की ओर बढ़ाया तो कहीं F1 से होके गुजरेगी। प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली उसी मार्ग में सीधा चली जाएगी। कहाँ पे कट किया? यहाँ पे कट किया, यहीं पे इसका प्रतिबिंब बन गया। कहीं भी रखी हो, यहाँ 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 कहीं भी रखी हो, हर समय प्रतिबिंब ऐसा ही बनेगा। पक्की बात है? पक्की बात है? ओके। अब बात कर लेते हैं लेंस की आवर्धन क्षमता के लिए। चिन्ह परिपाटी के नियम वही हैं जो थे दर्पण के केस में। पक्की बात है? हाँ, जो पॉजिटिव निगेटिव का खेल था वही खेल रहेगा यहाँ भी। लेंसों के लिए हम गोली दर्पणों जैसा ही चिन्ह परिपाटी अपनाते हैं, किंतु लेंसों में सभी माप उनके प्रकाशिक केंद्र से लिए जाते हैं। वहाँ कहाँ से लिया जा रहा था? वहाँ कहाँ से लिया जा रहा था? तो बताया गया कि पोल से लिया जा रहा था। इसकी कहाँ से ली जाएगी? प्रकाशिक केंद्र से ली जाएगी। पक्की बात है? इसके लिए लेंस सूत्र क्या निकल के आता है? 1/v - 1/u = 1/f। इसको क्या कर लेंगे? याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, वो क्या था दर्पण के केस में? 1/f = 1/v + 1/u, ये था। ठीक है, ओके। आइए आगे की कहानी को देख लेते हैं। आगे की कहानी है आवर्धन के बारे में। आवर्धन तो सेम चीज़ है, सेम चीज़ है। क्या बताया गया? आवर्धन वहाँ पे भी यही बताया गया था, मैग्नीफिकेशन = बिंब की प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। और सेम चीज़ यहाँ पर भी बताई जा रही है, इमेज की हाइट बटे ऑब्जेक्ट की हाइट, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। v/u, इसको मान लिया क्या? v, इसको मान लिया क्या? u। ठीक है, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि u पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव? u पॉजिटिव आ रहा है तो इधर रखा है, माइनस वैल्यू रखेंगे। v किधर बन रहा है? तो उधर बन रहा है, यानी पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे। तो इसका जो m आता है ज़्यादातर केस में, हमेशा नहीं, ज़्यादातर केस में क्या आएगा? -v/u आता है। क्यों -v/u आता है? क्योंकि u जो कि ऑब्जेक्ट की स्थिति है, यानी वस्तु की स्थिति है, और वो पोल से निगेटिव साइड में रखी हुई है, इसलिए -u हो जाएगा। v प्लस में रखा है, अब प्लस माइनस मिल के माइनस होता है, ये इसके लिए है। बोलो आ गया? तो m बराबर लिखा है v/u। कंडीशन के हिसाब से मेजॉरिटी कंडीशन यही बनेगी। पक्की बात है? ओके। अगली कहानी क्या बनती है भैया, उसको भी देख लिया जा लगे हाथ। बस एक लास्ट टॉपिक इसमें आ गया, और वो होता है लेंस की क्षमता। बस लेंस की क्षमता क्या है भैया? लेंस की क्षमता किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के अभिसारण या अपसारण, या तो मिलाने या फैलाने की मात्रा उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। लेंस की क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। ये याद रखना है, P = 1/f। P = 1/f। f क्या होता है? सेंटीमीटर मीटर इसमें होती है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है? मीटर इनवर्स। और इसी को एक डायोप्टर कहते हैं। यानी लेंस की क्षमता को किस में नापते हैं? डायोप्टर में मापते हैं। और डायोप्टर का मतलब क्या होता है? 1 फोकस दूरी। पक्की बात है? पक्की बात है? ओके साहब। अब आगे लिखा है, डायोप्टर उस लेंस की क्षमता जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ये पॉइंट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, जनरली ऐसे नहीं पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल लगाते समय इसकी जानकारी होना अनिवार्य है। और आगे अब आ जाता है अगेन आपके लिए क्वेश्चन आंसर, जो आप प्रैक्टिस करेंगे। अनेक प्रकाशिक यंत्रों में कई लेंस लगे होते हैं, उन्हें प्रतिबिंब को अधिक आवर्धित या सुस्पष्ट बनाने के लिए संयोजित किया जाता है। संपर्क में रखे लेंसों की कुल क्षमता P उन लेंसों की पृथक पृथक क्षमताओं का बीजगणितीय योग होता है। इस सूत्र का आपको आपके सिलेबस में कोई यूज नहीं है। एक लेंस की क्षमता, दूसरे लेंस की क्षमता, तीसरे लेंस की क्षमता, सबको जोड़ दीजिए तो कुल क्षमता आ जाती है। इस प्रकार से रहा प्रकाश का अपवर्तनांक का ये टॉपिक। आपको हो सकता है कि शाम तक एक और वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप लोग एक अगले टॉपिक की बात करेंगे, और वो होगा मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, नमस्कार। जिन लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपने परिवार को बढ़ाने में अपनी योगदान दीजिए। थैंक यू।